नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 15 का, जो कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यानी कि 3 जो शब्द हैं वह शुद्ध होंगे, लेकिन एक शब्द की वर्तनी जो है वह अशुद्ध होगी। पहला विकल्प है पुष्पांजलि, दूसरा है निरापराध, तीसरा है भास्कर, चौथा है उज्ज्वल। इसका सही उत्तर है निरापराध। निरापराध की जो वर्तनी है वह अशुद्ध है। बकाया जो पुष्पांजलि, इसकी वर्तनी शुद्ध है। भास्कर, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है। चौथा विकल्प है हमारा उज्ज्वल, इसकी भी वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्यायवाची नहीं है। यानी कि जो 3 शब्द हैं वह पर्यायवाची हैं, लेकिन एक शब्द जो है वह अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पहला विकल्प है सुधा, यह पर्यायवाची है। दूसरा विकल्प है अमेय, यह भी पर्यायवाची है। तीसरा है मधु, यह भी पर्यायवाची है। रसाल, यह पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर है रसाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। पहला विकल्प है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा विकल्प है राम खाना खाता है। तीसरा विकल्प है राम ने रावण को मारा। और चौथा विकल्प है माँ अपने बच्चे को मारती है। तो पहला विकल्प है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यही विकल्प संबंध कारक वाला वाक्य है, यही हमारा सही उत्तर है। क्योंकि यहाँ पर जो कुत्ता है वह, कुत्ता और राधा के बीच में जो संबंध है वह ये है कि जो कुत्ता है वह किसका है, राधा का है। सही उत्तर है राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यह वाक्य संबंध कारक वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग, जो का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उनमें कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और उसके बाद भाववाच्य। पहला विकल्प है हमारा राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। दूसरा विकल्प है सीता पत्र लिखती है। यह जो पहला और दूसरा विकल्प है यह हमारा कर्तवाच्य की श्रेणी में आएंगे। तीसरा विकल्प है पत्र लिखा जाता है, यह हमारा कर्मवाच्य की श्रेणी में आएगा। और चौथा विकल्प है मुझसे बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य की श्रेणी में आएगा। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है पत्र लिखा जाता है, वह कर्मवाच्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 3 जो शब्द हैं वह पुल्लिंग होंगे, लेकिन एक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। पहला है विकल्प वेदना, दूसरा अध्याय, तीसरा त्याग, चौथा है नेत्र। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प वेदना। वेदना जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। पहला विकल्प है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 10 और चौथा विकल्प है 4। इसका सही उत्तर है 10। वियोग श्रृंगार की 10 दशाएं मानी गई हैं। पहला विकल्प है पहला है अभिलाषा, दूसरा है चिंता, तीसरा है स्मृति और चौथा है उद्वेग। पाँचवा है गुणकथन, छठा है प्रलाप, सातवां है उन्माद, आठवां है व्याधि, नौवां है जड़ता और 10वां है मरण। उसके बाद प्रश्न है कि जो ना दिखाई पड़े यह एक वाक्य है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो ना दिखाई पड़े, पहला विकल्प है अगोचर, दूसरा है अदृश्य, तीसरा है आगोचर, चौथा है अगोचर। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प अदृश्य। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। पहला विकल्प है आदिकाल, दूसरा विकल्प है रीतिकाल, तीसरा विकल्प है आधुनिक काल और चौथा विकल्प है भक्ति काल। इसका सही उत्तर है भक्ति काल। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जो है वह भक्ति काल के संत कवि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पहला विकल्प है अजा धन अंत, दूसरा विकल्प है अज धन अंत, तीसरा विकल्प है अच धन अंत, चौथा विकल्प है अच धन अंत। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प अच धन
अंत। अजंत के लिए संधि विच्छेद है अच धन अंत। व्यंजन संधि में किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, मतलब कि व्यंजन के बाद यहाँ क्या है, व्यंजन है अच, तीसरा या चौथा वर्ण आए या कोई स्वर आए, लेकिन यहाँ क्या आया, यहाँ स्वर आया आ, हस स्वर आया है आ, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ण में बदल जाता है, जो कि अच जो है अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ण जो कि जा है में बदल गया, इसलिए ये हो गया अजंत। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं नदी, ये नहीं हो सकता क्योंकि नदियों बहुवचन हो जाएगा। प्रत्येक को वस्तु दीजिए या प्रत्येक को कलम दीजिए, ये हमारा सही उत्तर है, लेकिन बचे हुए दो विकल्प देखते हैं। साधु कहाँ जाएगा, ये नहीं कह सकते, साधु कहाँ जाएंगे। घर, ये भी एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन जो प्रत्येक है जो घर है वह घरों हो जाएगा, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। साधुओं, ये भी बहुवचन हो जाएगा। नदी का नदियों हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक का प्रत्ययों को नहीं लिख सकते, इसलिए इसका सही उत्तर है प्रत्येक सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। जो क्षणिक जो शब्द है इसका विलोम, इसका उल्टा, पहला विकल्प है अक्षम्य, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है पल और चौथा है मणिक। क्षणिक का मतलब होता है बहुत थोड़े समय के लिए और शाश्वत का मतलब होता है अधिक लंबे समय के लिए, इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प शाश्वत। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विपरीत, पहला विकल्प शौर्य, दूसरा उपहास, तीसरा रुदन, चौथा हास। इसका सही उत्तर है रुदन जो है वह हास्य का विलोम यानी कि उल्टा है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक मतलब जो निश्चित ना हो, मैं निश्चित है, वह निश्चित है, जो निश्चित है, लेकिन कोई जो है वह अनिश्चयवाचक है। यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वह हमारा सही उत्तर है कोई। अगला प्रश्न है कि दुम दबाकर भाग जाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। पहला विकल्प है डराकर भागना, दूसरा विकल्प है बिना डर के भागना, तीसरा विकल्प है डरकर भागना और चौथा विकल्प है यहाँ पर होगा डराकर, यहाँ ये विकल्प होगा डर कर भाग जाना, ये दूसरा विकल्प जो है वह होगा डर कर भाग जाना। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प डर कर भागना, पहला विकल्प इसका सही उत्तर है डर कर भागना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कालंदी का पर्यायवाची क्या है। प्रश्न है कालंदी का पर्यायवाची क्या है। पहला विकल्प है यमुना, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा है गंगा। इसका सही उत्तर है यमुना। यमुना को कालंदी भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। बढ़ा चढ़ाकर मतलब बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। पहला विकल्प अतिशयोक्ति, दूसरा है अतिशयोक्ति, तीसरा विकल्प है अतिशयोक्ति और चौथा है अतिशयोक्ति। चूँकि चारों अगर विकल्पों को देखा जाए तो सभी में लगभग थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन वर्तनी जो है वह अशुद्ध है, लेकिन जो तीसरा विकल्प है उसकी वर्तनी शुद्ध है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति हमारा सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्न में विशेषण है। विशेषण पहला लंबाई, ये हमारा भाववाचक संख्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई लंबाई। दूसरा शांत, शांत जो है वह हमारा विशेषण हो जाएगा। बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा है। समझ ये भी भाववाचक संज्ञा, ये तीनों जो है वह संज्ञा के रूप हैं, लेकिन जो शांत है वह क्या है, वह विशेषण है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है। पहला विकल्प
कर्मधारय समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वह कितनी है, 8 है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। पहला विकल्प महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।